Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Chemistry lab 316252, and our today's topic or today's particular lab we are going to discuss is chromate dichromate equilibrium, and we will be uh, going through the procedure and theoretical concept of the chromate dichromate equilibrium for determination of the simultaneous determination of the chromate and dichromate in a given mixture. Lesson plan, we are going to discuss the pH metric titration and objectives or object of the today's practical is simultaneous determination of the chromate and dichromate in a mixture. And objective general learning outcomes are that you will be able to determine the concentration from equivalence point volume, you will be able to determine the concentration of the chromate and dichromate, and you will be able to understand the equilibrium system for the chromate and dichromate. Now, if we starting from the chromate and dichromate equilibrium, क्रोमेट को अगर हम देखें तो क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से अगर हम कंसीडर करें सो इट इज द क्रोमेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन के साथ हमारे पास मौजूद है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, कोवेलेंटली लिंक्ड है, और यहाँ पे क्या है एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड, कि यहाँ पे ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्रोमेट का मौजूद होता है, ठीक है। एंड ओवरऑल जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव। क्रोमेट का सिंपल सा मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही है। डाइक्रोमेट के अंदर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, लेकिन ये क्या है, डाइक्रोमेट इज अ डायमर ऑफ द क्रोमेट, दैट मीन्स कि 2 मोल्स अगर या 2 मॉलिक्यूल हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल क्रोमेट के कंबाइन होंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, एक डाइक्रोमेट बनाएंगे जो कि क्या है डायमर है हमारे क्रोमेट का। एंड क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और वो इक्विलिब्रियम पीएच डिपेंडेंट, दैट इज क्रोमेट इस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होगा, दैट इज मोनोमर की फॉर्म के अंदर होगा या वो डाइक्रोमेट की फॉर्म के अंदर होगा, ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी जो हमारा सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन वाटर हमारे पास जो मौजूद है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मॉलिक्यूल क्रोमेट की फॉर्म में दैट इज मोनोमर की फॉर्म के अंदर या डाइक्रोमेट की फॉर्म के अंदर दैट इज डायमर की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये क्रोमेट का हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इफ वी लुक एट द कलर, तो जो क्रोमेट है फॉर एग्जांपल अगर हमने पोटेशियम क्रोमेट लैब में लिया और हम उसको क्या करें, हम उसको डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो दैट विल बी इन द येलो इन कलर, ठीक है। तो येलो कलर का हमारे पास जो होता है वो क्रोमेट होता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें जो कि लैब में अवेलेबल होता है, ये भी केमिकल कंपाउंड है, और इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका कलर आता है डायमर का वो हमारे पास ऑरेंज इन कलर आता है, दैट इज कि हमारे पास जो इंटेंसिटीज हैं कलर की, जो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हैं हमारी क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की, वो भी हमारे पास थोड़ी सी क्या है मोनोमर एंड डायमर की डिफरेंट है। अब ये मोनोमर एंड डायमर दैट इज क्रोमेट येलो वाला एंड डाइक्रोमेट ऑरेंज, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड के हमारे पास सोडियम कार्बोनेट अगर आप लें और सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप HCl ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एक एसिड और बेस आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमें क्या करता है सिस्टम के अंदर, वो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहा होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा होता है। ना इन केस कि अगर हमने क्या किया, हमने पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन लिया, इस पोटेशियम क्रोमेट के सोल्यूशन के अंदर अगर हम क्या करें अपना HCl ऐड करें, HCl क्या करेगा, HCl इसके अंदर प्रोटॉन ऐड अप कर रहा होगा, दैट इज हाइड्रोजन आयन को ऐड कर रहा होगा। उस हाइड्रोजन आयन के एडिशन की वजह से ये जो क्रोमेट का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो दूसरे क्रोमेट के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, वो डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा तो हमारे सोल्यूशन का जो कलर है, कलर इंटेंसिटी थी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये विजिबल चेंज जब आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे
तो आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि येलो से वो हमारे पास ऑरेंज इन कलर चला गया। इसी तरीके से डाइक्रोमेट को एसिडिक इन नेचर भी कह रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जब हम इस डाइक्रोमेट के अंदर एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास डाइक्रोमेट एसिडिक इन नेचर है, ये हाइड्रोजन आयन के साथ या हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हमने इसके अंदर कोई बेस ऐड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। वो बेस क्या करेगी? हमारे डाइक्रोमेट को वापस से क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगी। सो ये क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का एक इक्विलिब्रियम है। किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पीएच के ऊपर अगर हमारे पास क्रोमेट भी है सिस्टम के अंदर, डाइक्रोमेट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट पेज डिपेंडेंट है, ठीक है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से क्रोमेट, हाइड्रोजन आयन के एडिशन से क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, और डाइक्रोमेट जो है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ऐड करने से वो हमारे क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? ये इक्विलिब्रियम हमारी थ्योरेटिकल बेसिस है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की, अगर किसी एक मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग में कंसिडर करें, या अगर हम इस प्रैक्टिकल को डिजाइन करें कि हम इस प्रैक्टिकल को किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्या से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर, या सिंपल अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रोमेट है, ओके, वी आर हैविंग द क्रोमेट एंड वी वांट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमेट इन द सैंपल। एक हमारे पास गिवन सैंपल है, उसके अंदर हमें क्रोमेट मौजूद है, उस क्रोमेट की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। तो इस क्रोमेट की कंसंट्रेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? क्रोमेट एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पीएच मेट्रिकली भी, दैट मीन्स पीएच मेजरमेंट के जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं? क्रोमेट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रोमेट क्या करता है? क्योंकि ये ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद डाइक्रोमेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेट में अगर हम एसिड ऐड करें तो क्या होगा? ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, और जब ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है तो इसका जो केमिकल इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये भी अगर आप देखो तो एसिडिक एसिड बेस रिएक्शन की जैसी ही हमारे पास इक्वेशन है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? एक क्रोमेट दो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डाइक्रोमेट के अंदर, और हमारे पास क्या हो रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि डाइक्रोमेट में एक ऑक्सीजन जो है ओवरऑल कम है, तो वो एक ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अलग से वाटर फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास डाइक्रोमेट मौजूद है एंड उसमें हमने हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? एक डाइक्रोमेट दो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? दो क्रोमेट और एक वाटर बनाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक द एसिड बेस रिएक्शन। उसी एसिड बेस रिएक्शन को कंसीडर करते हुए, उसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? क्रोमेट की कंसेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अब क्रोमेट की कंसेंट्रेशन जो हमें मालूम करनी है, या क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की कंसेंट्रेशन एक मिक्सचर के अंदर मालूम करनी है, वो हम कर रहे होते हैं बैक टाइट्रेशन से। बैक टाइट्रेशन बेसिकली क्या होती है? एक तो टाइट्रेशन हमने क्या किया? हमने एक सॉल्यूशन लिया अपनी कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसके अंदर हम क्या करते गए? उसके अंदर कोई ना कोई ब्यूरेट से दूसरा सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसेंट्रेशन नोन है, हम वो ऐड करते गए। कितना वॉल्यूम हमारे पास इस ब्यूरेट से यूज हुआ, वो वॉल्यूम हमने मेजर किया और उससे हमने कंसेंट्रेशन निकाल ली। ये टाइट्रेशन की जो हमने स्टार्टिंग में वो कंसिडर किए थे कि हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऐसे दैट इज रिएक्शन की जो क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन फॉर विच वी कैन यूज द दैट रिएक्शन फॉर द टाइट्रेशन, कि वो हमारे पास रिएक्शन रैपिड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए, रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल हो। तो वो कंडीशन अगर हमारी फुलफिल कर रही हैं तो हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, वो स्लो रिएक्शन है, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल रिएक्शन है, तो उन कंडीशन के अंदर हम डायरेक्ट टाइट्रेशन के बजाय हम बैक टाइट्रेशन को फॉलो करते हैं। अब बैक टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने एक, जो भी हमारा एनालाइट है, अगर हमारा एक फ्लास्क के अंदर सैंपल फ्लास्क है या सैंपल बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो एनालाइट है, उस एनालाइट को हम डायरेक्टली अपने टाइट्रेंट से रिएक्ट नहीं करवाते, ठीक है। क्यों रिएक्ट नहीं करवाते? क्योंकि जो उसका रिएक्शन है हमारे टाइट्रेंट के साथ, वो फास्ट हो सकता है, वो फास्ट ना हो, वो स्लो हो। अगर स्लो होगा तो हमें उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हर दफा जब हम उसमें अमाउंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1 ml उसके अंदर
ब्यूरेट से ऐड किया, तो अब हमें उसको स्लो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो वो टाइम रिस्पेक्ट से अगर हम उसको हर 1 ml ऐड करने के बाद थोड़ा टाइम दें, 5 मिनट 10 मिनट्स, अगर हमें नोन हो कि कितनी देर उसको लग रही है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, तो ये रिएक्शन, इस तरीके के रिएक्शन या इस तरीके के टाइट्रेशन प्रोसीजर क्या करेंगे, हमारा जो टाइम टेकन है, जो एक्सपेरिमेंट हमारा कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हमें उस रिएक्शन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम या कोई वो जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो कितनी देर में प्रोसीड कर रहा है, तो इस अगर हम 5 मिनट का टाइम भी दे रहे हैं तब भी वो इनएक्यूरेट देगा। हो सकता है वो 5 मिनट में कंप्लीट ना हो, वो 10 मिनट्स में हो, वो 8 मिनट में हो, 7 मिनट में हो, तो भी हमारा रिएक्शन इनकम्प्लीट कह सकते हैं इनएक्यूरेसी की तरफ जा रहा होगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो जो स्लो रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम बैक टाइट्रेशन फॉलो करते हैं। बैक टाइट्रेशन को अगर हम डिफाइन करें कि अगर इन टर्म्स ऑफ द टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट या एनालाइट की रिस्पेक्ट से, तो बैक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन के अंदर हमने जो भी हमारा एनालाइट है, एनालाइट को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें ए से, ये हमारा एनालाइट है। ठीक है, एनालाइट के अंदर हम एक और केमिकल डालते हैं जिसको हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स ऐड कर दें। ठीक है, हम एक और केमिकल ऐड करते हैं, वो केमिकल एनालाइट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। अब ये रिएक्शन स्लो हो सकता है, ये रिएक्शन हो सकता है थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकता है फास्ट ना हो, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकता है कि हमें इस रिएक्शन करवाने के बाद इसको हीट अप करना पड़े। ठीक है, तो अगर इस तरीके के रिएक्शन है तो हमने उसको डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं किया, हम एक्स ब्यूरेट में नहीं फिल कर रहे, ब्यूरेट से टाइट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हमने उस एक्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट, नोन अमाउंट हमने उसका ऐड कर दिया अपने टाइट्रेंट एनालाइट के अंदर। एंड जो भी हम अमाउंट ऐड करेंगे दैट शुड बी एक्सीज। एक्सीज मीन्स जो भी एनालाइट है उस एनालाइट की क्वांटिटी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वैसे नॉर्मल टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल टाइट्रेशन के अंदर हम उतना ही अमाउंट ऐड कर रहे होते हैं जो कि दैट इज हम इक्वलेंस पॉइंट पे जो मालूम कर रहे होते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट कब है कि जितना हमारे पास एनालाइट था उतना ही हमने क्या किया है, टाइट्रेंट ऐड किया है और उस रिस्पेक्ट से इक्वलेंस पॉइंट हमने मालूम कर लिया। लेकिन जब हम ये बैक टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो बैक टाइट्रेशन के अंदर जो हम रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट डायरेक्टली रिएक्ट करेगा एनालाइट के साथ, बट वो हम एक्सीज में डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो एनालाइट को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे या कम्प्लीटली रिएक्ट करने के बाद भी क्या करे, वो एक्सीज के अंदर रिमेनिंग बच जाए। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से ऐड करना है कि हमारा सोल्यूशन जो भी एनालाइट था, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्टिकुलर केस की बात करें, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट अगर हमारे पास मौजूद है, अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर क्रोमेट मौजूद है, तो क्रोमेट के अंदर हमने क्या किया, HCl ऐड किया एक्सीज अमाउंट के अंदर। ठीक है, इतना ऐड करेंगे कि क्रोमेट को, सारा क्रोमेट को डाइक्रोमेट में वो कन्वर्ट कर दे, लाइक दिस ऑल क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बावजूद भी हाइड्रोजन आयन हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर हम HCl ऐड कर रहे हैं तो HCl अनरिएक्टेड भी वहां पर मौजूद रहे। ठीक है, तो ये बैक टाइट्रेशन का होता है कि हमने क्या किया, एनालाइट के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है एनालाइट के साथ, एक्सिस के अंदर ऐड किया। अब ये जो वो क्या करेगा, जब हमने इसको ऐड किया है ये हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं रिएक्ट करने के बाद ये XA बना रहा है, तो जितना एनालाइट था वो सारा का सारा रिएक्ट होके इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जो हमारा एक्सिस में था, रिमेनिंग था X, वो हमारे इस क्लास के अंदर, सोल्यूशन के अंदर रिमेनिंग बच जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है X की, हमने नोन अमाउंट डाला था, वो रिमेनिंग क्वांटिटी हम टाइट्रेशन के जरिए से किसी और एक और स्पीशी, लाइक फॉर एग्जांपल एक और केमिकल है हमारे पास केमिकल C, उस केमिकल C से हम टाइट्रेट करें और इस X को डिटरमाइन कर लें। तो ये जो टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हमारे वो जो केमिकल हमने ऐड किया था रिमेनिंग क्वांटिटी के अंदर जो बाकी है उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन एनालाइट की ही मालूम करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, ये हमारा बैक टाइट्रेशन कहलाता है।
जिसके अंदर हमारा जो ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन है, दैट इज टाइट्रेंट जो हमारे पास मौजूद है, वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा एनालाइट के साथ, बल्कि जो केमिकल हमारा डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी को हम मालूम कर रहे हैं यूजिंग द टाइट्रेशन, यूजिंग द टाइट्रेंट सी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है बैक टाइट्रेशन का। अब यही बैक टाइट्रेशन हमने यहाँ पर फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन के जरिए से एनालाइज नहीं कर सकते। डायरेक्ट टाइट्रेशन के जरिए से कैसे एनालाइज कर सकते? अगर हम इसके अंदर क्या करें, HCl ऐड करना स्टार्ट करें, HCl क्या करेगा, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो डाइक्रोमेट हमारे पास मौजूद है उसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमें कैसे मालूम हो? तो हमें तो क्योंकि साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन करनी है दोनों एनालाइट की, दैट इज क्रोमेट की भी और डाइक्रोमेट की भी, तो यहाँ पर दोनों की एनालिसिस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बैक टाइट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। उसके नीचे आ रही यस प्लीज। सो क्रोमेट डाइक्रोमेट जो कि हमारी डिटर्मिनेशन की जो हमारा प्रैक्टिकल है जो हमें परफॉर्म करना है कि क्रोमेट डाइक्रोमेट की डिटर्मिनेशन करनी है, एंड इट इज अ साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन, और इसको डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास सैंपल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमेट जो कि येलो इन कलर शो है एंड डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज इन कलर शो है अकॉर्डिंग टू दियर कलर फिजिबिलिटी। ये क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट मिक्सचर में मौजूद है। अब क्रोमेट की क्वांटिटी दैट इज अ मोलैरिटी और द कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं है, डाइक्रोमेट की मोलैरिटी एंड द कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं है। अब इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमें इसमें इंडिविजुअल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि क्रोमेट की क्वांटिटी कितनी है एंड डाइक्रोमेट की क्वांटिटी कितनी है। तो बैक टाइट्रेशन के जरिए से हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, हमारे पास केमिकल इक्वेशन नोन है जो कि फर्स्ट आपकी स्लाइड के अंदर मौजूद है। केमिकल इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम इस क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के मिक्सचर के अंदर हम एक्सिस अमाउंट के अंदर HCl ऐड कर दें, ठीक है, बैक टाइट्रेशन करनी है, तो एक्सिस अमाउंट के अंदर हमने क्या किया, HCl ऐड कर दिया, HCl नोन अमाउंट। अच्छा, ये नोन और एक्सिस हमें मालूम होना चाहिए। एक्सिस का मतलब कि जितना क्रोमेट है उससे ज्यादा क्वांटिटी, दैट मीन्स हमने H पॉजिटिव जो ऐड करने हैं वो H पॉजिटिव क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दें कम्प्लीटली, उसके बावजूद भी H पॉजिटिव हमारे पास रिमेनिंग बच जाए। ये बात क्या खिला रही है, ये बात खिला रही है कि हमने एक्सिस के अंदर ऐड किया। इसके साथ ही एक और वर्ड है दैट इज द नोन अमाउंट। नोन मीन्स कि जो हम कंसंट्रेशन या जो हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं वो वॉल्यूम हमें एग्जैक्टली नोन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि क्रोमेट के लिए 5 ml HCl काफी होगा, 5 ml अगर HCl हम ऐड करें वो क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। So what we will add, we will not add the 5 ml, we will add the exactly 8 ml or the 10 ml। एक्सिस के अंदर होगा, दैट इज 3 ml ज्यादा हो गया 8 ml के अंदर, 10 ml के अंदर 5 ml ज्यादा हो गया, ये एक्सिस है। और नोन मीन्स कि हमें एग्जैक्टली पाइपेट के जरिए से, दैट इज प्राइमरी ग्लास वेयर्स के जरिए से उसको ट्रांसफर करना है अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, ताकि वो कम्प्लीटली हमें उसकी कंसंट्रेशन और उसका जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली नोन हो। ठीक है, तो HCl एक्सिस एंड नोन अमाउंट HCl का हमने क्या किया, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट के मिक्सचर में क्या डाला। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डाइक्रोमेट क्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो क्या करेगा, डाइक्रोमेट H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं आएगा। जो डाइक्रोमेट हमारे पास पहले से मौजूद थे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जो क्रोमेट था वो क्या करेगा, वो 2 मोल्स ऑफ द क्रोमेट 2 मोल्स ऑफ द H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के बाद वो 1 मोल ऑफ द डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 2 क्रोमेट थे तो 2 क्रोमेट की जगह पे अब क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 डाइक्रोमेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या हुआ, सारे के सारे अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखें ये सॉल्यूशन की फॉर्म हमारे पास जनरेट हो गई, जिसके अंदर क्रोमेट मौजूद नहीं है, ओनली डाइक्रोमेट की सारी फॉर्म मौजूद है। अब क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल था, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन क्रोमेट का पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
जो कि हमारे पास नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑल द क्रोमेट हैज कन्वर्टेड इनटू द डाइक्रोमेट नाउ। अब ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास डाइक्रोमेट दैट इज क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। अब सिस्टम के अंदर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट नहीं है, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ डाइक्रोमेट मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमने HCl एक्सिस के अंदर डाला था, तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अब सिस्टम के अंदर डाइक्रोमेट मौजूद है और साथ में H पॉजिटिव जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। दैट मीन्स एक जितना भी H पॉजिटिव हमने ऐड किया था, उस H पॉजिटिव के एक फ्रैक्शन में कुछ पार्ट H पॉजिटिव का यूज हो गया क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी रिमेनिंग HCl हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सोल्यूशन के अंदर, रिएक्शन फ्लास्क के अंदर मौजूद है। उस HCl को मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ब्यूरिट के अंदर, ब्यूरिट में क्या ऐड करें, ब्यूरिट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा HCl जो कि रिमेनिंग HCl था, जिसने रिएक्ट नहीं किया, जिसने रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में यू कैन चेक इट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब H पॉजिटिव क्रोमेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के अंदर। दैट इज वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। जो अनन्यूट्रलाइज HCl है, जिसने क्रोमेट के साथ रिएक्ट नहीं किया, वो क्या करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, दैट इज NaCl, और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, बैक टाइट्रेशन हो गई हमारी। हमने H पॉजिटिव कितना डाला था हमें नोन है, उस H पॉजिटिव में से कितना H पॉजिटिव हमारे सिस्टम में बच गया HCl की फॉर्म के अंदर, उसको हमने मालूम कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने के बाद। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी कितनी थी ऐड की गई, वो बराबर है उस HCl के जो कि हमारा रिमेनिंग रह गया सोल्यूशन के अंदर। टोटल हमने कितना एसिड ऐड किया था, उसके रिस्पेक्ट से उसमें से हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि वो एसिड जिसने रिएक्ट किया है क्रोमेट के साथ वो कितना है। और इन दोनों की रिस्पेक्ट से हम ये मालूम कर सकते हैं वही एसिड की कंसंट्रेशन, वही एसिड की क्वांटिटी इक्वलेंट है क्रोमेट की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो हाफ काम हमारा यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेट की कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम करनी हो तो क्रोमेट की कंसंट्रेशन हम यहाँ तक ऐसे ही आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब हमें क्रोमेट ही मालूम नहीं करना था, अब हमें डाइक्रोमेट भी मालूम करना था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्रोमेट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अगर सिर्फ क्रोमेट है सिस्टम के अंदर, हम बड़े आराम से इसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डाइक्रोमेट की जो पहले से डाइक्रोमेट मौजूद था उसने तो कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि डाइक्रोमेट और मजीद जनरेट हो गया क्रोमेट की कन्वर्जन के बाद। तो अब हमें डाइक्रोमेट की कैलकुलेशन करनी है, डाइक्रोमेट को एनालाइज करना है। एंड डाइक्रोमेट के लिए रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है, अब स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, ठीक है। स्टार्टिंग में अब हमारे पास मौजूद है ये डाइक्रोमेट, ठीक है। अब डाइक्रोमेट में हम क्या करेंगे, हम इसको मजीद, पहले तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड था टाइट्रेट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, HCl को जो रिमेनिंग HCl था न्यूट्रलाइज किया है। अब मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द क्रोमेट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम में डाइक्रोमेट ऐड में डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन हमारे पास जनरेट हुआ है, उस डाइक्रोमेट के अंदर हम मजीद क्या करते जाएंगे, हम मजीद हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते जाएंगे। मजीद हाइड्रोक्साइड आयन हम ऐड करते जा रहे हैं। हाइड्रोक्साइड हर एक हाइड्रोक्साइड सॉरी दो हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, एक डाइक्रोमेट को दो क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मोल रेशियो आप देख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड will react with 1 mole of the dichromate and they will convert it into the 2 moles of the dichromate, क्योंकि ये डायमर है, ये मोनोमर है। तो एक डाइक्रोमेट जब टूटेगा, ब्रेक होगा, तो 2 क्रोमेट हमारे पास जनरेट होंगे।
और एक डाइक्रोमेट को रिएक्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड के चाहिए। तो जब ये रिएक्शन हम इसके अंदर हाइड्रोक्साइड, अब हमने टाइट्रेशन यहाँ पर स्टॉप नहीं की, हम इसके अंदर मजीद हाइड्रोक्साइड ऐड करते जा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे, डाइक्रोमेट क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। फिर एंड पॉइंट कब आएगा हमारे पास, जब सारा का सारा डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब अगर हम सिस्टम के अंदर हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो उन हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कोई भी डाइक्रोमेट मौजूद नहीं मिलेगा। अब जब डाइक्रोमेट नहीं है, हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया, तो पीएच में एकदम से क्या होगा, शार्प चेंज आएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, और इस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को यूज करते हुए हम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ग्राफ हमारे पास किस तरीके का आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, ये बैक टाइट्रेशन है, याद रहे। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्रोमेट डाइक्रोमेट का जो सिस्टम सोल्यूशन था उसके अंदर हमने HCl ऐड किया। HCl ने जितना भी हमारा सिस्टम में क्रोमेट मौजूद था उसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी का रिमेनिंग HCl भी हमारे पास बच गया। अब हम मजीद इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करना स्टार्ट किया। HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इसके अंदर हम बेस ऐड करते जा रहे हैं पीएच में हमारे पास क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि एसिड की सोल्यूशन जो हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर HCl है, अब वो HCl क्या होता जा रहा है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर HCl सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या है, 15 के ऊपर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। इसको भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्कल फिट मेथड के जरिए से। हमने यहाँ पर 2 सर्कल फिट किए इसके कर्व्स के ऊपर, ठीक है, एंड जहाँ पर कट करेंगे इनके दोनों सेंट्रल पॉइंट, वो हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ये इक्विवेलेंस पॉइंट किसके लिए है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट ये जो रिमेनिंग HCl था इसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए है। द रिमेनिंग HCl क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है इनटू टू द सोडियम क्लोराइड एंड द वाटर। जब HCl न्यूट्रलाइज हो गया तब भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो डाइक्रोमेट था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिस्टम में डाइक्रोमेट था इनिशियल पॉइंट पे भी, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी हमारे पास डाइक्रोमेट ही है। अब जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं वो डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर रही है इनटू द क्रोमेट। ये हमारे पास क्या है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, जिसके अंदर हाफ जो डाइक्रोमेट हमने ऐड किया था वो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो चुका, आधा क्रोमेट के अंदर, आधा जो है हमारे पास डाइक्रोमेट के फॉर्म के अंदर है। मजीद हम इसके अंदर NaOH ऐड करते जाएंगे, pH बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है हमारा अराउंड 40 के करीब, ठीक है। ये जो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, इस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो चुका है, हमारा सारा का सारा डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें कौन सा डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हुआ, पहले डाइक्रोमेट जो क्रोमेट से कन्वर्ट होके बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो डाइक्रोमेट है वो 2 तरह के हैं, एक जो ओरिजिनली सॉल्यूशन के अंदर मौजूद था और एक जो कि क्रोमेट से कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे जो क्रोमेट है, ये क्रोमेट भी 2 तरह का है। एक्चुअल में तो क्रोमेट एक ही है, लेकिन 2 तरह का किस तरीके से, एक जो हमारे पास डाइक्रोमेट से कन्वर्ट हुआ है क्रोमेट के अंदर, और एक जो ओरिजिनली सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद था, ठीक है। तो पूरा का पूरा डाइक्रोमेट अब क्या हो चुका है, क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। जब मजीद हाइड्रोक्साइड ऐड किया हमारी पीएच में चेंज आया, और ये हमारे पास सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इसको हम टाइट्रेशन को अगर समझ लें, और आज इस पूरे सिस्टम को फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से फिर अब इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अस कितना HCl हमने ऐड किया, उस HCl से रिमेनिंग HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से आ जाएगा। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये मालूम करेंगे कि जो डाइक्रोमेट हमारे पास मौजूद है, इस डाइक्रोमेट में वो डाइक्रोमेट जो क्रोमेट की कन्वर्जन से आया है, और वो डाइक्रोमेट जो कि ओरिजिनली मौजूद था, उन दोनों को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो कब आएगा, यहाँ पे ये जो टोटल वॉल्यूम यूज हुआ है, तो टोटल डाइक्रोमेट जो हमारे पास कंज्यूम हो रहा है, टोटल डाइक्रोमेट जो कि क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो सेकंड वॉल्यूम आया है हमारे पास V2, इससे हम मालूम कर सकते हैं।
ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। V1 वॉल्यूम जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और V2 जो कि क्रोमेट की डाइक्रोमेट की कन्वर्जन हो रही है इनटू द क्रोमेट। सो अगर हम कैलकुलेशन को स्टडी करें, कैलकुलेशन में अगर हम कंसीडर कर लें कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 50 ml का सैंपल था, 50 ml सैंपल के अंदर हमारे पास क्रोमेट का सोल्यूशन, क्रोमेट भी था और डाइक्रोमेट भी था। क्रोमेट कितना है हमें नहीं पता, डाइक्रोमेट कितना है हमें नहीं पता। हमें ये मालूम करना है कि इस 50 ml के सोल्यूशन के अंदर क्रोमेट की कंसंट्रेशन क्या है और डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन क्या है। नाउ लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। हमने क्या किया, 25 ml 25.0 ml दैट इज द नोन क्वांटिटी, एग्जैक्टली नोन क्वांटिटी हमारी किसकी, एसिड की, HCl। और HCl की आपको मालूम है कि अगर हमने सॉल्यूशन के लिए, इस प्रैक्टिकल के लिए HCl इस्तेमाल करना है तो HCl की स्टैंडर्डाइजेशन हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज HCl हमने यूज किया 25 ml 0.1 मोलर का, और इसको हमने ऐड कर दिया इस फ्लास्क के अंदर। जब हम ऐड करेंगे हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म क्या हो गई, वो हमारे पास येलो एंड ऑरेंज दोनों मिक्स कलर थे, तो उसकी इंटेंसिटी हायर हो जाएगी, ऑरेंज कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कलर चेंज आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कलर ऑरेंज नहीं हुआ, अभी भी वो येलोइश है, तो उसके अंदर आप मजीद HCl ऐड कर सकते हैं। लेकिन HCl ऐड करने का मतलब यही है कि नोन क्वांटिटी, एग्जैक्टली मेजर्ड क्वांटिटी आप जो है उसके अंदर ऐड करेंगे। अब कितना HCl हमने ऐड किया, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन हमने कहा कि 25 ml 0.1 मोलर का HCl हमने ऐड किया, तो हम HCl के मिलीमोल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज के 25 ml 0.1 मोलर का मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर हैविंग 2.5 मिलीमोल। इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा था नियर अबाउट 15 ml है, तो 15 ml अगर हम कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट 15 ml आ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.1, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, 0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, तो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 ml कंज्यूम हुआ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिमेनिंग HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हमारे पास मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ गए 1.5 मिलीमोल। अब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, दैट इज 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मिलीमोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। सो हमारे पास HCl जो रिमेनिंग बचा वो कितना है, वो 1.5। तो कौन सा HCl है, ये रिमेनिंग HCl है। ये कौन सा HCl है, ये टोटल HCl है। हमने 2.5 मिलीमोल HCl के ऐड किए थे, जिनमें से 1.5 मिलीमोल HCl के रिमेनिंग थे, बचे हुए थे, जिसको हमने टाइट्रेट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो रिएक्टेड टाइट हमारे पास जिसने रिएक्ट किया क्रोमेट के साथ, ठीक है, तो वो कितने हुए हम मालूम कर सकते हैं। हमने क्या किया, टोटल में से, ठीक है, ये टोटल में से माइनस कर दिया रिमेनिंग को, तो हमारे पास रिएक्टेड मिलीमोल आ गया, दैट इज 1 मिलीमोल HCl। ये 1 मिलीमोल HCl क्या है, जिसने इस येलो वाले क्रोमेट को कन्वर्ट कर दिया है इनटू द डाइक्रोमेट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास क्रोमेट एंड HCl की जो इक्वेशन थी उसमें मौजूद है कि 2 मोल्स क्रोमेट 2 मोल्स प्रोटॉन दैट इज 2 मोल HCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। HCl कितने आए हमारे पास, 1 मिलीमोल, तो क्रोमेट भी कितना रहा होगा, 1 मिलीमोल। तो जो हमारा स्टार्टिंग सोल्यूशन था 50 ml का सोल्यूशन, उसके अंदर टोटल मिलीमोल कितने हैं क्रोमेट के, दैट आर 1 मिलीमोल क्रोमेट हमारे पास मौजूद है। और अगर हम इसकी मोलैरिटी निकालना चाहें तो इसकी मोलैरिटी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, मिलीमोल को डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई क्रोमेट की। ठीक है, ये हाफ काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अब जब हमारे पास सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया, दैट इज सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया, क्योंकि अब जो क्रोमेट था हमारा सारा का सारा वो कन्वर्ट हुआ है डाइक्रोमेट के अंदर, एंड क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट का एक रिलेशन है। जब हमने इसके अंदर HCl ऐड किया है, HCl ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास दो
लेकिन अगर हमारे पास 2 क्रोमेट थे तो एक डाइक्रोमेट बनाए। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1 मिलीमोल क्रोमेट था तो 1 मिलीमोल का मतलब है कि हमारे पास जो डाइक्रोमेट जनरेट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 0.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट। ठीक है, ये वो डाइक्रोमेट है जो कि क्रोमेट की वजह से कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या करें, अब हमने ये जो डाइक्रोमेट था ये टोटल डाइक्रोमेट कौन सा टोटल, दैट मीन्स इसके अंदर कन्वर्टेड भी मौजूद है और जो ओरिजिनल मौजूद था वो भी है, ये दोनों है, कन्वर्टेड प्लस ओरिजिनल। ये हमारे पास टोटल डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्रोमेट एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब जो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आ रहा था वो 45 ml पे आ रहा था और हमें पता है कि वो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में से हमें जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम है 15 ml वाला वो सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है वो HCl की कन्वर्जन के लिए, HCl की न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हुआ और HCl की न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास सारा का सारा HCl दैट इज कि वो हमारे क्रोमेट के कन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो कि ऐड किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए वो कितना है, 30 ml। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में से V2 में से V1 को माइनस किया, वी आर हैविंग द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के मिलीमोल हमने निकाल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल आ गए 2 मोल। ओके, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल डाइक्रोमेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो 3 मोल्स अगर हमारे पास मौजूद हैं, 3 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के मौजूद हैं तो हाफ कर लेंगे 3 का, दैट इज 1.5 मिलीमोल डाइक्रोमेट हमारे पास मौजूद है। अब इस डाइक्रोमेट में वो भी है जो कि क्रोमेट से कन्वर्ट हुआ, वो भी है जो ओरिजिनली सिस्टम में मौजूद था। क्रोमेट से कितना कन्वर्ट हुआ है वो हम निकाल चुके थे, दैट इज 0.5 मिलीमोल